हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आलोक आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूं आज के करंट अफेयर के शो में, जिसपे हम आज 19 अक्टूबर का करंट अफेयर बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर करेंगे। और सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा थैंक यू कि आप लोगों के साथ की वजह से आज 3000 सब्सक्राइबर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। तो ऐसे ही अपना प्यार सहयोग बनाए रखिएगा और शुरू करेंगे आज की क्लास को बिना किसी देरी के, बिना आपके टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहले करेंगे हम 18 अक्टूबर का रिवीजन। और रिवीजन में क्या क्या चीजें हैं, तो सबसे पहला है कि लेडी ऑफ जस्टिस की नई मूर्ति कहां पर लगाई गई। तो ये लगाई गई है जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसकी लाइब्रेरी में, ये आप याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी में इस मूर्ति को दोस्त स्थापित किया गया। उसके बाद है कि सुप्रीम कोर्ट के 51वें 51st, ठीक है, चीफ जस्टिस कौन होने वाले हैं। तो ये होने वाले हैं जस्टिस खन्ना या फिर जस्टिस संजीव खन्ना। उसके बाद नायब सैनिक किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये दोस्त बने हैं हरियाणा के। ठीक है, कहाँ के? हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? ये जीता है निकिता पूर्वाल ने। किसने जीता है? निकिता पूर्वाल ने इस अवार्ड को दोस्त जीता है। अंतरराष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे साथी ये मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। किसकी याद में? तो ये मनाया जाता है महात्मा बुद्ध की याद में। और ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध अभिधम्म पिटक की शिक्षाएं देने स्वर्ग गए थे अपनी माता को, और स्वर्ग से इसी दिन ये पृथ्वी पर वापस आए थे। उसके बाद है कि भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो वर्तमान में अब शास्त्रीय भाषाएं हो चुकी हैं 11, जिसमें से 6 को पहले से प्रदान किया गया था दर्जा, 5 को हाल ही में प्रदान किया गया। वो पांचों कौन है? तो प्राकृत, पाली, बांग्ला, मराठी और आसामी। ठीक है, कौन कौन सी हैं? प्राकृत, पाली, बांग्ला, मराठी और आसामी। इन पांचों लैंग्वेज को क्या दिया गया? शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। 6 लैंग्वेज पहले से थी, जिसमें सबसे पहली लैंग्वेज कौन सी थी दोस्त? सबसे पहली लैंग्वेज थी आपकी तमिल। तमिल को कब दिया गया था? वर्ष 2004 में। और उसके बाद संस्कृत को दिया गया था 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा। यहाँ पर ये चीज क्लियर हो जाती है। आईआरसीटीसी की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन क्यों आया? क्योंकि दोस्त आईआरसीटीसी ने क्या किया, जो इनकी टिकट बुकिंग थी, इसको 100 एडवांस में जो होता था 120 दिन से घटाकर कितना कर दिया? 60 दिन कर दिया है। तो अब 60 ही दिन में, 60 ही दिन के पहले आप टिकट बुक कर सकते हैं, उसके पहले आप नहीं कर पाएंगे। पहले 120 दिन पहले आप टिकट बुक कर सकते थे। और ये स्थापना कब की गई थी आईआरसीटीसी की? तो ये दोस्त हुआ था 27 सितंबर 1999 को। भारत का दूसरा जो तितली विविधता केंद्र है, ये किस राज्य में है? तो जो असम का काजीरंगा नेशनल पार्क है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, इसको सेकंड तितली विविधता केंद्र के रूप में मान्यता मिली है। और नामदफा जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये पहला तितली विविधता केंद्र है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ये कहां पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित हो जाता है। उसके बाद देखेंगे कि देश के पहले स्वचलित इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर का नाम क्या है। इसका नाम है पवना चित्रा। क्या नाम है दोस्त? पवना चित्रा। ठीक है, तो ये आप बढ़िया से याद रखिएगा इसके नाम को। अब आएंगे आज के करंट अफेयर को, जो कि होने वाला है शुरू कहां से, कि प्रधानमंत्री 22 से 23 अक्टूबर को किस देश में होने वाली 16वीं ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे। तो कुछ चीजें आप यहाँ पर ध्यान रखना। पहली बात कि कहां पर हो रहा है दोस्त, तो ये हो रहा है रूस में। ठीक, पहला आप याद रख लेंगे, रूस में हो रहा है। क्लियर? उसके बाद कब से कब तक? तो 22 और 23 अक्टूबर को हो रहा है। क्लियर? उसके बाद इसका संस्करण कौन सा है? तो इसका संस्करण है दोस्त 16वां। तो इतना चीज आप याद रखेंगे। ब्रिक्स के जो संस्थापक देश थे, ठीक है, कौन कौन से थे? तो ब्रिक्स के संस्थापक देशों में अगर आप बात करें, तो रसिया, चाइना और इंडिया थे। बाद में इसमें ब्राजील और साउथ अफ्रीका भी ऐड हो गए। क्लियर? तो ये क्या हो जाता है? ब्रिक्स का एक क्या हो जाता है? संरचना हो जाती है। वर्तमान में इसमें 10 लगभग देश हो चुके हैं, जिसमें यूएई भी है आपका, और बाकी गल्फ कंट्रीज भी हैं। ठीक, चलिए आगे चलें।
अब आके देखते हैं एक बार कि आखिर ब्रिक्स है क्या और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी कि 22 से 23 अक्टूबर तक ये जा रहे हैं और 16वीं ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता रूस के द्वारा की जा रही है। इसको आप याद रखिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी एक बार और रूस जाके आए हैं अभी 2 महीने पहले। तो वहां पर इनको क्या दिया गया था, रूस का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया था और इसका नाम क्या है, इस सर्वोच्च सम्मान का नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। ठीक है, क्या नाम है इसका, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। इस अवार्ड को आप याद रखेंगे, एपोस्टल आप याद रख लीजिएगा या तो फिर एंड्रयू ऑफ द एपोस्टल याद रख लीजिएगा, कुछ भी याद रख लो कि आप इसको कनेक्ट कर पाओ उस टाइम पे जब ये एग्जाम में आपसे पूछा जाए। ठीक है दोस्त, चलिए आगे एक बार देखिए कि ब्रिक्स है क्या। तो देखिए ब्रिक्स जब बना तो मैंने आपको बताया कि इसमें रसिया, इंडिया, चाइना थे। तो आरआईसी इसका नाम था। 1990 के टाइम पर ये बनाया गया। क्लियर। फिर उसके बाद वर्ष आता है 2001 का और वर्ष 2001 में इंडिया, चाइना और रसिया ने किसको शामिल कर लिया, ब्राजील को शामिल कर लिया। तब इसका नाम क्या हो गया, ब्रिक हो गया। ठीक है, क्या नाम हो गया, ब्रिक हो गया। फिर समय आता है, समय बीतता है और वक्त आता है किसका, 2010 का। 2010 का जब टाइम आता है दोस्त, तब इसमें साउथ अफ्रीका को और शामिल किया जाता है। तो ये क्या हो जाता है, BRICS ब्रिक्स हो जाता है, जो वर्तमान में इसका नाम है। लेकिन अगर यहां पर आप देखें तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ऐसे 5 देश आपको समझ में आते हैं। लेकिन मेरे भाई यहां पर एक चीज और है, यहां पर चीज वो है कि अगर आप देखेंगे तो इसमें और भी देशों को शामिल किया गया है, लगभग 5। ठीक है, कौन कौन से, तो कौन कौन से वो देश हैं अगर आप उनको देखें तो ईरान है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, उसके बाद इजिप्ट है, यानी कि मिस्र है, और इथियोपिया है और अर्जेंटीना है। तो ये 5-6 देश जो हैं ये और शामिल किए गए हैं। तो इनकी जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आप एक चीज नोट कीजिएगा कि ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था जिम ओ नील। ठीक है, तो जिम ओ नील जो थे, इन्होंने ब्राजील, रूस, भारत और चीन को 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए ब्रिक शब्द की रचना की थी। किसकी, BRIC, ब्रिक शब्द की रचना इन्होंने की थी। किसने, जिम ओ नील ने। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्कैम से बचो एक अभियान है जिसको किसके द्वारा चलाया गया है। तो इस अभियान को चलाया गया भाई साहब मेटा के द्वारा। किसके द्वारा, मेटा के द्वारा। मेटा क्या है, मेटा पहले आप जो फेसबुक जानते थे, ठीक है, क्या फेसबुक आप लोगों को पता होगा, फेसबुक आप लोग जानते थे। इसी फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम क्या है, मेटा है। ठीक है, मेटा के ही अंतर्गत आपका इंस्टाग्राम भी आता है। क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं। तो मेटा और भारत सरकार, किसने, मेटा और भारत सरकार ने मिलकर एक अभियान चलाया है जिसमें जो डिजिटल स्कैम्स हो जाते हैं लोगों के साथ, उसके लिए अब यहाँ पर जागरूकता फैलाने का काम किया जाएगा। इस पर जोर दिया जाएगा क्योंकि 900 मिलियन से ज्यादा लोग भारत में क्या करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं और उसमें से मेरे हिसाब से 85% लोग ऐसे होंगे जिनको डेली जो एक नए नए स्कैम्स निकल कर आ रहे हैं उनके बारे में पता नहीं है। क्लियर। अब जैसे क्या होता है, एक होता है डिजिटल अरेस्ट। ठीक है, क्या होता है, डिजिटल अरेस्ट होता है, यानी कि आपको कॉल पर ही आपके रूम के अंदर वो ऐसे ट्रैप करेंगे कि आप खुद को ही अपने रूम में बंद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये होता है डिजिटल अरेस्ट। मतलब फोन पे, वीडियो कॉल पे आपको ऐसे ऐसे चीजों पर फंसा के क्या बोलेंगे, अपने आप को आप बंद कीजिए, फिर ये कीजिए, फिर ये कीजिए, फिर मतलब वो बाकी सारी चीजें होती हैं। तो इन सब चीजों के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम क्या हो जाएगा दोस्त, स्कैम से बचो। तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद आपसे यहाँ पर एक जयंती थी, तो किसकी जयंती थी, वो थी भारतीय सिनेमा की प्रथम बाल कलाकार, यानी कि जो चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं उनमें, मतलब पूरे भारतीय फिल्म जगत की पहली बाल कलाकार कौन थी, ये आपसे पूछा गया है। और इन्हीं का अभी क्या मनाया गया, जयंती मनाई गई। तो ये कौन है, ये है मंदाकिनी अठवाले। क्या नाम है इनका, मंदाकिनी अठवाले। ये पुत्री है किसकी, आपने नाम सुना होगा दादा साहब फाल्के की। ठीक है, किसकी, दादा साहब फाल्के की पुत्री थी ये। और ये भारतीय सिनेमा की
पहली बाल कलाकार थी। ये इनकी फोटो है, इसको आप देख सकते हैं। तो इनकी क्या थी, पुण्यतिथि थी, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इनकी पुण्यतिथि मनाई गई। ये जो भारतीय सिनेमा के जनक माने जाते हैं दादा साहब फाल्के, उनकी पुत्री थी। इन्होंने लंका दहन, श्री कृष्ण जन्म और कालिया मर्दन जैसे मूवीज में काम किया है। तो ये कृष्ण के स्वरूप में इनकी एक फोटो है, इसको आप देख सकते हैं, काफी पुरानी फोटो। और मुझे वाला लेटेस्ट फोटो मिली नहीं इनकी, मतलब बचपन वाली जो बाल कलाकार की फोटो है। तो इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से। तो पूछा गया कि प्रधानमंत्री मोदी 19 अक्टूबर 2024 को किस स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह यानी कि कर्मयोगी सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। अब देखिए, ये होता किसके लिए है, तो जो सिविल सर्वेंट होते हैं, ठीक है, कौन होते हैं, हमारे लोक सेवक होते हैं, ठीक है, इसके इनके लिए ये एक योजना है, कर्मयोगी मिशन था, उसको चलाया गया था। तो उसी के अंतर्गत कर्मयोगी सप्ताह जो है ये आयोजित किया जाता है। इसको आयोजित किया जाएगा दोस्त कहां पर, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो हमारे लोक सेवक होते हैं उनको एक अच्छी तरह से प्रशिक्षण जो है वो थोड़ा सा दिया जाता है। क्लियर। यहाँ पर आप देखेंगे मिशन कर्मयोगी रूल टू रोल, मतलब आपको ऐसे शासन नहीं करना है, आपको उसमें भागीदार बनना है। तो यहाँ पर ये चीज यहाँ पर सिखाई गई थी लोगों को, जो लोक सेवक हैं उनको। क्लियर। तो यहाँ पर आप देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मिशन जो कर्मयोगी है इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की गई थी मेरे दोस्त 2020 में। तो इसको आप बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे भाई, कहां पर, पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पर, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्लियर। आगे बढ़े, अगली न्यूज पर चलते हैं। अगला क्या है कि मणिपुर में मनाया जाने वाला मेरा होऊ चोंगा जो उत्सव है ये किसका प्रतीक है। तो मेरा होम चौबा जो उत्सव है ये आप लोग अगर जानते होंगे तो जो पहाड़ी और घाटी समुदाय हैं इन लोगों के बीच में एकता का प्रतीक है और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने वाला एक मणिपुर का त्योहार है। यहाँ पर अगर आप देखिए तो मेरा हाउ चोंगा उत्सव जो है वो मनाया गया। क्लियर। ये कहां पर मनाया गया, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो ये मेरे दोस्त मनाया गया कहां पर, मणिपुर में। ठीक है, तो मणिपुर स्टेट आप याद रख लीजिएगा। उस उसके बाद अगर आप कुछ चीजें देखें तो मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है। उसके बाद यहाँ के राज्यपाल कौन है, लक्ष्मण आचार्य हैं। मुख्यमंत्री कौन है, बीरेन सिंह है। और 1972 में मणिपुर को राज्य का दर्जा जो है वो प्रदान किया गया था। ठीक है, किसका, मणिपुर को 1972 में राज्य का दर्जा मेरे दोस्त प्रदान किया गया था। तो इसको भी आप बढ़िया से याद रख लीजिएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़े। आगे फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन आया है किसका, आपके सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो बाल विवाह है, जो चाइल्ड मैरिज है, चाइल्ड मैरिज क्या करती है, ये जीवन साथी चुनने के हक को छीन लेता है। क्योंकि बाल विवाह में जो बच्चे होते हैं उनको इतना नहीं ज्ञान होता है कि वो किस जीवन साथी के साथ, किसके साथ अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक जो वर्डिक्ट दिया, जो डिसीजन दिया, उसमें जो एक वक्तव्य बोला था कि बाल विवाह रोकने के लिए हमको अवेयरनेस की जरूरत है, सिर्फ सजा के प्रावधान से कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एक एनजीओ था जिसने ये याचिका दायर की थी और एनजीओ ने बोला था कि जो बाल विवाह रोकथाम कानून है उसको सेम टू सेम एज इट इज लागू नहीं किया जा रहा है। और इसीलिए वो लोग कहां पर गए थे, सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट में ये निर्णय जो है वो सुनाया। तो अगर आप देखेंगे तो बाल विवाह रोकथाम जो कानून है ये 2006 में लाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो बाल विवाह रोकना था। इसमें क्या है कि लड़की की उम्र जो है वो 18 साल और लड़के की 21 साल होना चाहिए। बाल विवाह अवैध है लेकिन अमान्य नहीं है, यानी कि अवैध है, करने पर सजा के प्रावधान है, लेकिन अगर हो गया तो उनको अवैध नहीं माना जाएगा। तो इसके बाद बाल विवाह अगर कोई कराता है तो 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। कोर्ट बाल विवाह को रोकने का आदेश जारी कर सकती है अगर वो अपने हिसाब से चाहेंगे तो। ठीक है। उसके बाद इस ये क्या है, एक गैर जमानती क्या है, अपराध है। मतलब कि जमानत आपको कहां से मिलेगी, कोर्ट से मिलेगी, थाने से नहीं मिलेगी। क्लियर। तो ये क्या है, बाल विवाह अधिनियम है। उसके बाद आप सबको पता है कि एक सुपर मून देखा गया था थर्सडे को। क्लियर, मतलब थर्सडे रात को सुपर मून देखा गया था।
तो उन सब चीजों से हट के अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि जुलाई में जो सुपर मून देखा जाता है इसको किस नाम से जानते हैं, तो देखिए इसको दोस्त हम जानते हैं बक मून के नाम से। बक क्या होता है? एक हिरन होता है। और जुलाई का जो महीना होता है उसमें ये जो हिरन होते हैं इनकी सींग जो है वो नहीं उगती है, ठीक, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? बक मून बोला जाता है। क्लियर? तो अगर आप देखें तो थर्सडे को पूरे विश्व में एक सुपर मून देखा गया। सुपर मून क्या होता है कि चंद्रमा का आकार जो है वो बाकी दिनों से काफी ज्यादा बड़ा आपको दिखाई देता है। ये हमेशा पूर्णिमा के ही दिन होता है, यानी कि जब फुल मून होगा तभी ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो आइए समझते हैं, थोड़ी सी यहाँ पर जानकारी लेते हैं इन सब चीजों के बारे में। तो चंद्रमा का जो आकार है वो 14% बड़ा दिखाई दिया और 30% ज्यादा चमकीला दिखाई दिया। क्लियर? ठीक, एक सुपर मून जो है वो जुलाई में होता है। ठीक, अंग्रेजी में क्या होता है? इसको हम पेरिजी और अपोजी बोलते हैं, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं उपभू और अपभू। क्या बोलते हैं? उपभू और अपभू। तो उपभू का मतलब होता है कि जब सूर्य सॉरी चंद्रमा पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूर होता है, और अपभू का मतलब यानी कि पेरिजी का मतलब क्या होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे पास में आ जाता है। ठीक, तो अगर पेरिजी है यानी कि चंद्रमा सबसे पास में है और उसी टाइम पर पूर्णिमा आ जाती है, फुल मून आ जाता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? सुपर मून बोल देते हैं। क्लियर? यहाँ पर ये चीजें हो जाती हैं। अगर आप देखेंगे तो ये माइक्रोमून मतलब जो नॉर्मल चंद्रमा हमको दिखाई देता है उसकी तुलना में 14% ज्यादा बड़ा हमें दिखाई देता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। तो आईआईएसएफ विश्व कप में पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में किसने रजत पदक जीता? तो ये जीता है मेरे दोस्त विवान कपूर ने। विवान कपूर ने यहाँ पर रजत पदक जीता है आईएसएसएफ चैंपियनशिप में। और इसके साथ ही नारुका थे, नारुका ने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। तो ये दोनों लोगों ने जीता, और इसमें कुल पदक कितने हो गए भारत के? 4 पदक हो गए। किसमें? आईआईएसएफ में। ठीक, क्लियर? तो विवान कपूर और कौन? विवान कपूर ने क्या जीता? रजत पदक जीता। और अनंतजीत सिंह नरूका ने क्या जीता? अनंतजीत सिंह नरूका ने जीता मेरे दोस्त आपका कांस्य पदक। क्लियर? तो बस इतना याद रखना है। टोटल पदक कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक, इसमें सोनम मस्कर और अखिल सेरान ने पहले मेडल्स जो है वो जीत चुके हैं। क्लियर ना? चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन किस नोडल मंत्रालय के अंतर्गत आता है? क्लियर? अब यहाँ पर बहुत ही थोड़े से फंसाने वाले ऑप्शन है। एक है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, और एक है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। तो देखिए, जो हरित हाइड्रोजन मिशन है ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा आपका नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत। तो यहाँ पर ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए कुछ पायलट स्कीम्स जो है वो चलाई गई। अभी देखिए पायलट स्कीम्स क्या है? पायलट स्कीम्स ये होती हैं कि हम कुछ जगह पर उनको टेस्टिंग के लिए चलाएंगे, और जब वो अच्छे से सक्सेस हो जाएंगी तो हम उसको पूरे देश में या फिर पूरे प्रदेश में आराम से लागू कर देंगे। ठीक है? तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2023 जो है ये शुरू किया गया था। कब? 2023 में। अब इसको अच्छे से पूरा करने के लिए ये पायलट परियोजनाएं चलाई गई हैं। अगर आप बात करें इसके नोडल मंत्रालय के, तो ये नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान जो है ये इसके कार्यान्वयन की एजेंसी है, यानी कि जो कार्य होते हैं इसके ये इस एजेंसी के द्वारा किए जाते हैं। क्लियर? इसका उद्देश्य क्या है? 2023 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन की उत्पादन क्षमता देश हासिल कर ले, ये इसका प्रमुख उद्देश्य यहाँ पर है। क्लियर? उसके बाद एक इंपॉर्टेंट न्यूज किसानों के लिए क्या है कि केंद्र सरकार द्वारा गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितनी वृद्धि की गई है? तो दोस्त जो गेहूं का एमएसपी है उसको बढ़ाया गया है 150 रुपए प्रति क्विंटल। ठीक है, मतलब 1 क्विंटल पर आपका कितना बढ़ा है? 150 रुपए बढ़ाया गया है। चलिए अब आप बात करेंगे एमएसपी के बारे में। तो टोटल अभी 6 फसलों पर एमएसपी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ाई गई, जिसमें कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आपका हो जाता है गेहूं, फिर आपका हो जाएगा चना, फिर आपका हो जाएगा सरसों। ठीक है, ये 3 मेन है जिन पर बढ़ाया गया, और इसमें सरसों पर सबसे ज्यादा बढ़ाया गया है। तो 6 रबी की फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की वृद्धि की गई है, जिसमें न्यूनतम 130 रुपए और अधिकतम 300 रुपए की गई। अगर आप बात करें गेहूं की, तो गेहूं में 150 रुपए प्रति क्विंटल हुआ, तो ये बढ़कर कितना हो गया?
₹2425 प्रति क्विंटल के दाम से अब हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें तो गेहूं में ₹150 की वृद्धि हुई, चने में ₹210 की, सरसों में 300, जौ में 130, मसूर में 275 और कुसुम में 140। तो ये क्या है, ये वृद्धि है, ये क्या है, रुपए प्रति क्विंटल में ये वृद्धि जो है यहाँ पर रिकॉर्ड की जाती है। क्लियर ना? चलिए अभी आप देखें तो इसमें 23 फसलें शामिल की जाती हैं, किसमें? एमएसपी में। एमएसपी क्या है? तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। ये मूल्य जो है ये सरकार किसानों को देती है उनकी फसल के लिए। क्लियर? तो ये क्या होगा, 23 फसलों पर दिया जाएगा, मतलब दिया जाता है, जिसमें 7 प्रकार के अनाज हैं, जिसमें धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ आते हैं। ठीक, उसके बाद 5 प्रकार की दालें हैं, जिसमें चना, अरहर, उड़द, मूंग और मसूर आते हैं। 7 प्रकार की तिलहनी फसलें हैं और उसके बाद 4 व्यावसायिक फसलें हैं, या फिर इनको हम नगदी फसल भी बोलते हैं दोस्त। इसमें कौन कौन आ जाएगा? कपास, गन्ना, खोपरा और कच्चा जूट। खोपरा क्या होता है? तो ये नारियल होता है। ठीक है, क्या होता है? नारियल होता है। तो ये 4 व्यावसायिक फसलें जो है यहाँ पर ऐड होती हैं और 23 फसलों पर ये दिया जाता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो गन्ना पे जो है कहीं कहीं आपको 22 मिलेगा, तो वहां पर गन्ना पर क्या होता है? एफआरपी प्रदान किया जाता है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि देश के पहले स्वसंचालित इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर का नाम क्या है? तो इसका नाम है मेरे भाई पवना मित्रा। नाम क्या है? पवना मित्रा इसका नाम है। इसको तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इसका जो उद्घाटन है वो किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके द्वारा किया गया। नाम क्या रखा गया है? पवना चित्रा रखा गया है। ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन और आर्ट का एक मतलब क्या है, इसको मिक्स करके बनाया गया है। और ये सिंपल क्या चलेगा? ये सोलर ऊर्जा के द्वारा चलेगा, सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित होगा। ठीक है, किसके द्वारा? सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित होने वाला ये संयंत्र है। इसको बनाया किसने है? तो इसको बनाया है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, NIIST ने इसको बनाया है। क्लियर? तो ये भी चीज आप बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछा गया कि जम्मू कश्मीर का प्रोटेम स्पीकर किसको नियुक्त किया गया? तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोटेम स्पीकर के पद की। तो प्रोटेम स्पीकर होते क्या हैं? तो दोस्त, चाहे बात हो लोकसभा की, है ना, और चाहे बात हो विधानसभा की। क्लियर? यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा। तो विधानसभा और लोकसभा जब नवनिर्वाचित होकर आती है, जब चुनाव होते हैं और नई लोकसभा या फिर नई विधानसभा का गठन होता है, तो सबसे पहले क्या होता है? तो सबसे पहले सभी सदस्य जब सदन में जाते हैं, तो जो वहां के, या तो देखिए लोकसभा के लिए कौन होगा? राष्ट्रपति होंगे, है ना? कौन होगा? राष्ट्रपति होंगे। और विधानसभा के लिए कौन हो जाता है? राज्यपाल होते हैं। ठीक है, ये एक जो वरिष्ठतम व्यक्ति होता है, जिसको राजनीति का सबसे ज्यादा अनुभव होता है उन सदस्यों में से, उनको क्या नियुक्त कर देते हैं? प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, क्या नियुक्त करते हैं? प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। अब प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? तो ये नवनिर्वाचित सदस्यों को क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? ये अध्यक्ष का चुनाव कराते हैं, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष या फिर विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराते हैं। तो हाल ही में क्या हुआ? जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, उमर अब्दुल्ला क्या बनते हैं? मुख्यमंत्री बनते हैं। और अब यहाँ पर जो मुबारक गुल हैं, इनको क्या बनाया गया? इनको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। कहाँ का? जम्मू कश्मीर विधानसभा का। ठीक है, तो ये आप बढ़िया से याद रखिएगा। वहां पर एलजी कौन है, यानी कि उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा है। मनोज सिन्हा ने किसको नियुक्त किया? मुबारक गुल को नियुक्त किया प्रोटेम स्पीकर। अब क्या? अब ये क्या कराएंगे? अब ये सदस्यों को क्या कराएंगे? शपथ दिलाएंगे, किसकी? सदन की। ठीक, इसके पहले अगर आप देखें तो जो विधानसभा चुनाव हुए जम्मू कश्मीर में, उसमें उमर अब्दुल्ला क्या है? मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाते हैं। और एज ए यूटी, ठीक है, मतलब एज संघ शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर के पहले सीएम बन जाते हैं। कौन? उमर अब्दुल्ला। क्लियर? तो ये भी सारी चीजें यहाँ पर हो जाती हैं। उसके बाद हरियाणा की किस कलाकार ने विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम के चित्रण पुरस्कारों में उभरते चित्रकार वर्ग का पुरस्कार जीता है? तो इसको जीता है अदिति आनंद ने। किसने जीता दोस्त? अदिति आनंद ने। इन्होंने इस अवार्ड को जीता है।
यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कौन है, ये है अदिति आनंद, और इन्होंने जीता अपनी कलाकृति मैरी गोल्ड के लिए। ठीक है, इनका जो मतलब जो आर्ट था उसका नाम क्या था, मैरी गोल्ड्स। इसके लिए इनको विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम जो अवार्ड है वो प्रदान किया गया। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है कि कर्नाटक ने सभी आवासीय जो इनके विद्यालय हैं इसका नाम किसके नाम पर कर दिया है, तो इसका नाम इन्होंने क्या है, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर, क्योंकि वाल्मीकि जयंती जो है वो 17 अक्टूबर को मनाई गई, और 17 अक्टूबर को जब वाल्मीकि जयंती मनाई गई तब उसी के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या किया, कर्नाटक सरकार ने क्या बोला कि जितने भी आवासीय स्कूल हैं, ठीक है, जो सरकारी आवासीय स्कूल हैं उनके नाम, और जो रायचूर यूनिवर्सिटी है इसका नाम, इसको क्या बोल दिया जाएगा, इसको दोस्त हम क्या बता देंगे, इसको बता देंगे इनका किसके नाम पर, वाल्मीकि के नाम पर। तो अब इनका नाम क्या हो जाएगा, वाल्मीकि आवासीय विद्यालय। क्लियर ना। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। और अगर महर्षि वाल्मीकि के बारे में बात करें तो इनको आदि कवि बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आदि कवि भी इनको बोला जाता है। और इन्होंने क्या लिखा था, रामायण लिखी थी। रामायण किस भाषा में थी दोस्त, तो ये संस्कृत भाषा में लिखी थी इन्होंने। क्लियर। और ये जो भगवान राम है उनके चरित्र के बारे में पूरी रामायण लिखी गई। और रामायण को क्या बोला जाता है, पहला महाकाव्य बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, पहला महाकाव्य रामायण को बोला जाता है। तो ये भी चीज आप बढ़िया से याद रख लीजिएगा। तो ये था आज का आपका एकदम शानदार सा करंट अफेयर। अब बात करेंगे आज के स्टैटिक जीके की, जिसमें हम देखेंगे विटामिन, उनके वैज्ञानिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में। ठीक है, तो चलिए दोस्त, बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से हम इसको यहाँ पर बढ़िया से कवर करते हैं एक बार और। तो देखिए, सबसे पहले आ जाएगा आपका विटामिन ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, विटामिन ए। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, याद रखिएगा, रथ पर एक टॉफी। ठीक है, क्या याद रखेंगे, रथ पर एक टॉफी। अब इसको याद कीजिए ए। ठीक है, मैं बताता चलूंगा। विटामिन ए क्या हो जाएगा, ये रेटिनॉल। ठीक, अब रेटिनॉल से क्या हो जाएगा, आपको कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग जो है वो होता है। इसको क्या बोलते हैं कि रात में चीजें ठीक से दिखाई नहीं देती हैं। क्लियर। उसके बाद आपके पास आ जाएगा विटामिन बी। ठीक, अब विटामिन बी में बहुत सारी विटामिन हैं। तो बी1 देखिए क्या होता है, थायमीन। अब रथ मतलब था से क्या हो जाएगा, थायमीन। और विटामिन बी मतलब बी की कमी से बेरी बेरी। बहुत बढ़िया से याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद आ जाएंगे, उसके बाद आएगा क्या, बी टू क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है इसमें, जो आपकी त्वचा फट जाती है ये होता है। बी7 होता है बायोटिन, इसमें बालों की समस्याएं आती हैं, और आप लोग बायोटिन की टेबलेट भी बहुत ज्यादा खाते हैं, जिसको आप लोगों ने देखा होगा, लड़कियों को ज्यादा पता होता है बाल वाल टूटने का। फिर आ जाएगा विटामिन बी12। बी12 क्या है भाई, साइनोकोबालमिन है। इसमें क्या होता है, परनीसियम एनीमिया हो जाता है, यानी कि रक्त अल्पता हो जाती है और खून की कमी व्यक्ति के अंदर हो जाती है। उसके बाद आइए, उसके बाद आएंगे हम विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो पर क्या है यहाँ पर साइलेंट है। फिर ए मतलब एस्कॉर्बिक एसिड, सी से क्या हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, और सी से क्या हो गया, स्कर्वी हो गया। तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग आ जाता है। उसके बाद आ जाएगा विटामिन डी। डी क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। तो का से क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल हो जाएगा दोस्त। इसको भी बढ़िया से याद रख लीजिएगा, रिकेट्स रोग होता है यहाँ पर। फिर हो जाएगा विटामिन ई। विटामिन ए का बाद क्या होता है, टेकोफेराल। काफी से का ले लेंगे और ये हो जाएगा टेकोफेराल। उसके बाद आ जाएगा विटामिन के। विटामिन के का मतलब होता है फिलोक्विनान, और फी से क्या हो जाएगा, फिलोक्विनान हो जाएगा के से। तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको याद हुआ होगा, मैं उम्मीद करता हूं। रथ पर एक टॉफी, और ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इसको याद कर लीजिएगा। तो जो लोग यहाँ तक वीडियो में आ गए थे उनके लिए बहुत ही अच्छा हुआ, अब ये कभी नहीं भूलोगे आप, ये मेरा दावा है। और करंट अफेयर यहीं पर आपका समाप्त होता है स्टैटिक जीके के साथ। मिलते हैं आप लोगों से मेरे दोस्त अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।